नमस्कार दोस्तों, मैं रीशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना अपना भाग्य, जो जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। ये कहानी है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय में जानेंगे कि उनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1905 में और उनका निधन हुआ था 24 दिसंबर 1988 में। तो कहानी से संबंधित जैनेंद्र जी का एक कथन है। उन्होंने अपना अपना भाग्य कहानी के बारे में कहा है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि यह कहानी कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत पत्रिका में सन 1929 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। अपना अपना भाग्य कहानी संग्रह वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है। तो एनटी में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो अपना अपना भाग्य कहानी है वो किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था। तो उसका नाम है वातायन। अपना अपना भाग्य कहानी 1931 में लिखी गई थी, जो वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। यह कहानी संवाद शैली में लिखी गई है। तो मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी कहानी है जो संवाद शैली में लिखी गई है, और 4 कहानियों के नाम दे देंगे तो उसमें से एक नाम ये भी रहेगा, तो हम उस पर अपना अपना भाग्य पे जाएंगे। कहानी अपना अपना भाग्य में जैनेंद्र जी ने भी बड़ा ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है। गरीब बच्चा सर्दी से मर जाता है क्योंकि अमीर लोगों ने उसके प्रति संवेदना नहीं दिखाई। इस कहानी का अंत दुखांत है। यह पाठक को सोचने के लिए विवश कर देता है कि सामाजिक विषमता की जो खाई है उसमें मनुष्य इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। गरीब की उपेक्षित जीवन जीने की मजबूरी और अमीर वर्ग के द्वारा निर्दयी व्यवहार को दिखाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। कहानी के पात्र। इसमें कहानी के पात्र एक 10 वर्ष का अनाथ बच्चा है, कथानक और कथानायक का मित्र। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है और यह 4 भागों में लिखी गई है। अपना अपना भाग्य कहानी का उद्देश्य अपना अपना भाग्य और इस कहानी को लिखने का उद्देश्य है कि लेखक ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। प्रस्तुत कहानी का बालक केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करता। कहानी के बारे में अभी हम संक्षेप में जान चुके हैं। अभी चलिए हम इसका मूल पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश से घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वो नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई 1-2 अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उनका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था,
कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सचकर सामने से इठलाता निकल चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उनमें थे और चीथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उनमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ जरा सी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निशंक, निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भी भीग गए थे। वे पीछे फिर कर देखा, यह लाल वर्ग की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सूना पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पुंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयाँ तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक लिया। रोशनाइयाँ मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इसी सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। वह वृद्धाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े और हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाज़ा न था।
उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम उस जूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था, और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुट रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ की दूरी से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, कोई होगा। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला, न दायां है, न बायां। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 वर्ष का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रुखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर से बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं जो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझुलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बड़े बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह निकल लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, हम सोने जाते हैं। मतलब वकील को उस लड़के पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि मतलब वो पहाड़ी लड़का है और उसको कोई जानता नहीं है। ये लोग ऐसे ही रास्ते में मिल गए हैं, इसीलिए उसको उस लड़के पे भरोसा नहीं हो रहा है और वो इस तरह से बात कर रहा है। और वे 4 रुपये रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था।
अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखें। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, ये दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वो होटल डी पब जानता है? वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपकार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और बहुत ही मर्मांतक कहानी है, जो कि ऐसे भी होता है इस दुनिया में। और तो चलिए, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।